press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर हम बात कर रहे थे पिछले लेक्चर से, और इसके पिछले में रिलेशन पर बात किए थे बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 3 डायमेंशन में है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, और ये जो डी आर है डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के। अब कोई पॉइंट है P1, लेट P1 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, और दूसरा पॉइंट है P2 जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। तो ये P1 और P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इसी को आज हम बताने जा रहे हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? मैंने एक जनरल टाइप से ले लिया, ये अपने आप में एक प्रॉब्लम भी है या फिर जनरल है, इसे फॉर्मूला समझकर कोई सवाल भी बना सकते हैं आप। तो आपको अभी ये हम लोग को पता है -E/dr होता है ये, और इसको आपको इंटीग्रेट कहां से कहां करनी होगी? ये पॉइंट P1 और ये पॉइंट P2, P1 से P2। यहां का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? x1 y1, और यहां का क्या बनेगा? x2 y2। dv का v हो गया P1 P2, और E का वैल्यू रखिए यहां से, ऐसे कहां से कहां? ये जो देख रहे हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में, ये डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर है डी एक्स आई, डी वाई जे, डी जेड के। और आप जानते हैं E/dr होता है वेक्टर, तो हमने डॉट ले लिया। और आप डॉट का मतलब जानते होंगे, I.I 1, J.J 1, K.K 1, I.J 0, J.K 0। डिफरेंट वाला में 0 होता है और सेम वाला में 1 होता है। तो ये हो जाएगा EX DX, X1 Y1, इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं हम लोग, VP2 VP1 माइनस कॉमन, और अलग अलग कर दीजिए EX DX, फिर EY DY, EZ DZ, ऐसा X1 to X2, Y1 to Y2, और इसको आप तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम से ले लीजिए। एक जनरल इक्वेशन चूंकि हम डेवलप करना चाह रहे हैं, Z3 Z2 Z3, Z1 से Z2, ऐसा। फिर यहां से आप क्या करेंगे? माइनस तो है ही, EX को बाहर निकाल लीजिए, DX EY को बाहर निकाल लीजिए,
डी बाई ई जेड को बाहर निकाल लीजिए, डी जेड। डी एस का इंटीग्रेशन x1 to x2 y1 to y2 z1 to z2, ऐसा। और लास्ट लाइन माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ऐसा। ये आप समझ लीजिए कि आपको Vp2 माइनस Vp1 माने P2 और P1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का ये एक तरह से फॉर्मूला भी बन गया, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाते हैं, अगर Ex दे दिया जाए 2i प्लस 3j, ठीक है, और पॉइंट दे दिया जाए 2 2 2 4 4, ये पॉइंट है P1 का और ये पॉइंट है P2 का। तो ये 2 डायमेंशन है तो 2 ही वाला लेंगे, जेड वाला नहीं लेंगे क्योंकि जेड इसमें है नहीं ये के है और नहीं ये तीसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो इसको 2 ले लेंगे। कैसे करेंगे आप? इसको आप करेंगे Vp2 माइनस Vp1 इज इक्वल टू Ex माइनस, देखिए Ex के जगह पर क्या लिखेंगे आप? 2। x2 के जगह पर क्या लिखेंगे आप? x2 माइनस x1 है, तो x2 क्या है मेरे पास? 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 प्लस ई वाई की जगह पर क्या लिखेंगे? 3। y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 2, और अगर जेड में रहता तो फिर ये भी ले लेते, नहीं है तो 2 ही मिलेंगे। अगर एक ही में रहेगा तो एक ही वाला लेंगे, केवल आई रहता, ये नहीं रहता सिर्फ यही लेते। 2 तीनों रहता तो तीनों लेते, 2 है तो 2 लिया, ऐसे करके बनाते हैं। तो माइनस 4 में से 2 गया, 2 2 2 4, प्लस 4 में से 2 गया 2 6 माइनस 10 वोल्ट। तो ऐसे आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और किसी 2 पॉइंट के बीच का पीडी निकालना है तो ये रिलेशन बहुत अच्छा है, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। छोटे मोटे एग्जाम्पल्स में आपको बोर्ड में भी पूछ लेता है और ये कंपटीशन में भी आता है, तो इसलिए दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट से विषय है। बस ये कॉन्सेप्ट आप जानते हैं तो ये सवाल आप बना देंगे आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए ठीक है, ये देखिए अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले डायपोल के चलते निकाला एक्सियल इक्वेटोरियल और एनी पॉइंट पे, और आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर पर बात करेंगे, कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर पर बात करेंगे। तो ये पता लगाते हैं हम कि कैसे ये निकलेगा। तो देखिए ये जो रिलेशन आपने पढ़ा पिछले लेक्चर में E बराबर माइनस डी बटा डी आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसी का सहारा लेकर के अभी हम पोटेंशियल को पता लगाएंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अभी हम इसी को पता लगा करके पता लगाएंगे। तो देखिए मान लीजिए, कंसीडर कीजिए, कंसीडर ए हॉलो स्फीयर। कैसा हॉलो स्फीयर? चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, चार्ज्ड हॉलो स्फीयर having charge q and radius capital R. We have to find
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू this sphere at outside on the surface and inside it. Case first. एट आउटसाइड। ये स्फीयर ले लो बच्चों, ये इसकी रेडियस है, ये पॉइंट P है, ये R है और ये रेडियस R है, चार्ज Q रखा हुआ, बस यही बात है। इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है। तो इससे पहले गॉस थ्योरम में, कहां? गॉस थ्योरम में, यानी गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में, इस चार्ज हॉलो स्फीयर के चलते हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिए और इस हॉलो चार्ज स्फीयर के चलते ये पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा और उसकी वैल्यू थी 1/4πε0 Q/r²। ये हमने निकाल लिया है पहले गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन करके। आज हम इसके चलते फील्ड निकालने चाह रहे हैं। तो एक बात बताते हैं, अगर किसी पॉइंट पर फील्ड जानते हो तो तुम पोटेंशियल निकाल सकते हो और अगर पोटेंशियल जानते हो तो तुम फील्ड भी निकाल सकते हो। फील्ड से पोटेंशियल और पोटेंशियल से फील्ड में आने के लिए ये रिलेशन इस्तेमाल होगा। मैं पिछले क्लास में लिख भी दिया हूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाना चाहते हो, तब आप क्या करोगे? आप पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दोगे, है ना? और इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की तरफ जाना चाहते हो तब आप क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है। ये रिलेशन बड़ा काम का है। तो आप यहां पर पहले फील्ड बताइए क्या होगा। इस केस के लिए यहां पर फील्ड का फॉर्मूला हम लोग को पता है, EP = 1/4πε0 Q/r²। यही होता है। अब हम क्या करेंगे कि इसी का सहारा लेंगे, -dVP, VP मतलब P पॉइंट के लिए, बराबर E × dr। ये EDR के एक ही डायरेक्शन होने के कारण एंगल 0 हो सकता है, इसलिए हटा दीजिए इसको डॉट प्रोडक्ट में। अब आप क्या करेंगे? dVP -E × dr। अब आप क्या करेंगे? dVP E का वैल्यू 1/4πε0 Q/r² × dr। Therefore V = ये और ये जो है E × dr, ऐसा dVP = क्या हो गया? -EDR। dVP = क्या हो गया? EDR का इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोनों तरफ, ऐसे ऐसे, और dVP को आप VP कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन VP हो गया। और ये बाहर निकाल लिए, सही है। और ये, और कहां से कहां इंटीग्रेट करेंगे आप ये समझ लीजिए।
आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब हम पहला दिन डिफाइन किया था तो हमने बताया था आपको कि इट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा आप उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहोगे। इसका मतलब ये जो हम रिलेशन बना रहे हैं ये कहां से कहां तक लाएंगे हम, यानी ये इन्फिनिटी से लाएंगे और किस पॉइंट पर, यानी पी पर। बच्चों मैं इस समय भी क्लियर किया था और फिर क्लियर कर रहा हूं, हम इसको इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। अगर इस पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो होगा, इन्फिनिटी पे कहीं आगे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा तो इस पॉइंट का वो पोटेंशियल निकलेगा और किसी और पॉइंट से लाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। इसीलिए हम इसको इन्फिनिटी से कहां तक लाएंगे, तो इसको स्मॉल आर कर दीजिए। इन्फिनिटी से ला रहे हैं और यहां से सेंटर से इसकी दूरी क्या है, आर, तो इसके बीच में इंटीग्रेट कर देना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, ये रिलेशन तो आप जानते ही हैं, ये माइनस यहां चला गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां का लिखेंगे, इस पॉइंट का। सो हमने इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा 1 पाई एप्सिलॉन क्यू बटा आर स्क्वायर, डी आर है। और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, डी वी पी का, डी हटाओ तो इंटीग्रेशन बन जाता है वी पी, और माइनस तो है ही। मैंने इस पूरे को कॉमन बाहर निकाल लिया, ये जो देख रहे हैं आप वी पी, जो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी पी हो रहा था, वी पी बराबर, चाहे आप इसको डायरेक्ट भी यहां से ऐसा कर सकते हो, तो माइनस इसको आप ऐसे ही कर दो, कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा तो ये डी वी पी हो गया इसका इंटीग्रेशन, और इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए बाहर निकाल लिया। अब इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, अब आगे इंटीग्रेट करते हैं। ये इंटीग्रेट कैसे करेंगे आप, वी पी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के पावर -2 टी आर, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर। आगे तो आपको इंटीग्रेशन करने आता है ऐसा वाला, क्योंकि आप तो मैथ्स में सीखे हो। -2 + 1 -2 + 1, ये इंटीग्रेशन हो गया। और कहां से कहां बच्चों, इन्फिनिटी टू आर। वेरी सिंपल बात, सिंपल है ये। -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -1 अपॉन आर इन्फिनिटी टू आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 अपॉन आर, ये तो Vp इज इक्वल टू हाउ मच, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर। ये पोटेंशियल निकल गया पी पॉइंट का। जैसे पी पॉइंट का हमने इसके क्या निकाल दिया, पोटेंशियल निकाल दिया। पी पॉइंट पर फील्ड में होता था 1 अपॉन आर स्क्वायर, और पी पॉइंट पर पोटेंशियल के लिए हो गया 1 अपॉन आर। तो बिल्कुल ये भी पॉइंट चार्ज की तरफ जो पोटेंशियल आया था उसके बराबर हुआ। और क्यों नहीं होगा, स्फेरिकल चार्ज तो एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर हम लोग करते ही हैं, इसलिए हो गया। तो चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब बच्चों सेकंड केस, ऑन दी सरफेस। जब सरफेस पर लेंगे तो आप इन्फिनिटी से कैपिटल आर कह सकते हैं, क्योंकि रेडियस क्या है, कैपिटल आर। तो आप इन्फिनिटी से कैपिटल आर के बीच में इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसी आर के जगह पर कैपिटल आर रख दे सकते हैं, तो वो उसका फॉर्मूला बन जाएगा। आपकी मर्जी। जैसे हम कहते हैं Vp इज इक्वल टू
माइनस ऑफ डी वी पी, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर, बस इतनी सी बात है। माइनस डी वी पी, और इसको लिख दीजिए, इसका वैल्यू कितना था, इन्फिनिटी टू आर ई डी आर, क्योंकि डीवी बराबर ई डी आर होता है। तो माइनस ई के जगह पर क्या लिखेंगे आप, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, कहां से कहां, इन्फिनिटी टू आर, ऐसा। अब आप इन सब टर्म को बाहर निकाल लो, फिर से वही चीज आ गया। इंटीग्रेशन तो वैसा ही है, तो इसलिए Vp इज इक्वल टू कितना होगा, -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी आर अपॉन आर स्क्वायर। And what happens? Very simple mechanism. So this is your r के power -2 dr and infinity to r minus q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के पावर -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। ऐसा ये तो आप इतना नहीं कर करके, इतना लंबा नहीं ले जा करके, आप चाहते तो इसको आर के जगह पर कैपिटल आर भी रख देते और डायरेक्ट ये आंसर आ जाता। तो आप किसी तरीके से कर सकते थे। इसमें आपको जो है ये स्फीयर है जिसकी रेडियस आप आर लिए थे, और अंदर में कहीं फील्ड निकाला, यहां यहां यहां। आपको पता है किसी भी चार्ज्ड हॉलो स्फीयर के अंदर में फील्ड 0 होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि इधर अंदर में फील्ड 0 होगा तब पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा। नहीं, ये तो मेरा स्टार पॉइंट लिखाया हुआ है, पिछले लेक्चर में बताया हूं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल मस्ट भी कांस्टेंट होगा। 0 कहना ठीक नहीं है, लेकिन मस्ट भी कांस्टेंट होगा। हाँ, मे भी 0 हो सकता है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में पोटेंशियल हर पॉइंट का कांस्टेंट होगा। अब हम कैसे पता करें कि इसके अंदर का पोटेंशियल क्या होगा? बच्चों, यहां का पोटेंशियल कुछ हो गया, मान लो V, और यहां का पोटेंशियल कुछ हो, मान लो VI V सरफेस, ये है इनसाइड पोटेंशियल, ये है सरफेस का पोटेंशियल। अब आपको हम बताते हैं कि हमें इसके अंदर फील्ड निकालनी है, यानी केस थर्ड जो है वो r लेस देन इनसाइड द स्फीयर है, इनसाइड द स्फीयर, यानी r लेस देन स्मॉल कैपिटल R। अगर ये केस है तो आप क्या लिखेंगे? फिर वही बात, dv इज इक्वल टू माइनस dvs, आपको निकालना चाह रहे थे, माइनस e इंटू डी आर। ये तो आप जानते हैं फॉर्मूला, मगर यहां तो e 0 है अंदर में, तो अगर आप 0 लिखेंगे तो उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? आपके सामने एक समस्या। तो हम आपको अब टेक्निकल ढंग से बताते हैं कि कैसे क्या करना है। आप जान रहे हैं कि अंदर में फील्ड 0 है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। ये सब का फॉर्मूला डायरेक्ट आपको देखेंगे
बुकों में लिख तो देता है पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है बच्चों को कि आया कैसे। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है, पोटेंशियल Vs, यहां का पोटेंशियल क्या है, Vi। तो E बराबर जो होता है dV इंटू dr होता है, dV बराबर E इंटू dr होता है। इसका मतलब अगर E को लिखा जाए तो ये dV अपॉन dr कर देंगे। इस बात को इंटीग्रेट इतनी करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखा रहा था। अब आप इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होगा, अगर ये 0 है, इसको हम थोड़े से dV को लिख रहे हैं ऐसे, ये देख लीजिए, V इनसाइड माइनस V सरफेस, है ना, V इनसाइड माइनस V सरफेस अपॉन dr, ऐसे लिख दिया मैं। और हम जानते हैं कि अंदर में फील्ड क्या है, 0, अंदर में फील्ड क्या है, 0, तो हम इसको 0 लिख देते हैं। तब क्या लिख सकते हैं, VI माइनस Vs। तो फिर VI माइनस Vs बराबर क्या हो जाएगा, तो VI बराबर क्या हो जाएगा, Vs। मतलब इनसाइड में वही होगा जो सरफेस पर होगा, और सरफेस पर हम निकाल चुके हैं अभी, यानी Vs इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा R। तो फिर VI कितना, बिल्कुल सही आप समझे, चूंकि VI बराबर Vs इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, दैट इज VI इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दिस इज योर आंसर। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब बताते हैं आपको, यहां पोटेंशियल कितनी होगी, यही KQ बटा कैपिटल R, यहां वही, यहां भी KQ बटा कैपिटल R, यहां KQ बटा कैपिटल R। मतलब यहां से लेकर के यहां तक कांस्टेंट है, पोटेंशियल नहीं बदल रहा है। और क्यों नहीं कांस्टेंट हो, क्योंकि अंदर में फील्ड 0 है। जब फील्ड 0 होता है तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमने बताया है कैसे, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन E बराबर माइनस dV बटा dr, इससे कि अगर E 0 है तो V कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो इसके अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप इनसाइड में कहीं पूछिए, आप यहां पूछिए, यहां पूछिए, यहां पूछिए, यहां पूछिए, कहीं भी पूछिए, हर जगह पर पोटेंशियल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर, ठीक है। अब इसका एक ग्राफ थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल and distance। Due to hollow charged sphere, ऐसे बना दो बच्चों, एक तरफ पोटेंशियल ले लो, R ले लो। यहां देखो ये स्फीयर था, बोलो यहां पोटेंशियल कितनी हुई, यहां पोटेंशियल हुई KQ बटा कैपिटल R। फिर यहां से यहां तक बढ़िएगा तो हर पॉइंट पर कितनी हुई, उतना ही, सरफेस पर कितनी हुई, उतना ही, R बराबर R। यहां से ऑरिजिन से शुरू होकर के सरफेस तक कितना हुआ पोटेंशियल, KQ बटा R। ये नहीं बदल रहा है, यहां से लेकर के यहां तक नहीं बदल रहा है। देख लो यहां पर KQ बटा R, इनसाइड में उतना ही, सरफेस तक उतना ही, यहां से लेकर यहां तक ही नहीं बदला। अब आगे जब चलेंगे तो कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी ऐसा। इनवर्सली का आप जानते हैं, मैं कई बार बताया हूं कि हाइपरबोला होगा, इसलिए ऐसा, ये हो गया V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये कहां पर 0 होगा, इन्फिनिटी पे। पैरेलल लाइंस कहां मिलते हैं, इन्फिनिटी पे। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। कर्व लाइन मतलब क्या होता है, वेरिएबल। यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट। कैसे मालूम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है।
स्ट्रेट लाइन के चलते पोटेंशियल क्या होता है, या कोई भी चीज स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। इसलिए ऑरिजिन से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, और उसके आगे घटते 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 इंफिनिटी पर जीरो, यही इसका ग्राफ है। ओके, तो आप इस ग्राफ को समझ गए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। यानी बाहर में कोई पूछेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और अंदर में कोई पूछेगा तो कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनलिटी साइन नहीं है। अब ये देखिए, अब हम चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के चलते बता रहे हैं, तो मैं आपको इसके चलते फील्ड भी निकाला था पहले। देखिए, जितनी भी चीज है, डायपोल, हॉलो स्फीयर, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इस सबके चलते पहले हमने फील्ड निकाला है। अब इस सबके चलते हमने पोटेंशियल निकाला, बस इतना ही पढ़ाई किया अभी तक। सबके चलते फील्ड निकाला और सबके चलते पोटेंशियल निकाला, बस, और कुछ नहीं हुआ। ये आपको पहले ही बताया था कि चार्ज यहां जब रखेंगे तो इसका सारा चार्ज सरफेस पर चला जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रखा हूं कि ये कंडक्टिंग होने के कारण, आपस में रिपल्सन होने के कारण दोनों बाउंड्री पर चला जाता है। तो ये चार्ज ऐसे, ये चार्ज ऐसे, अभी भी रिपल्सन हो रहा होगा लेकिन हवा में नहीं जाएगा, इसलिए अंदर में चार्ज जीरो हो गया। इसलिए ये जो देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल हॉलो स्फीयर के जैसा ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, v कांस्टेंट हो जाएगा। इसलिए हॉलो स्फीयर के जो भी फार्मूला अभी मिला वही कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर का भी मिलेगा। इसलिए हमने उस फार्मूला को ड्राइव नहीं किया, डायरेक्ट लिख दिया। देख लीजिए, वही फार्मूला लिखें, कोई नया बात नहीं। बिकॉज ये भी जो देख रहे हैं आप, ये हॉलो स्फीयर की तरह ही इसका बिहेवियर होगा। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर में अंदर में चार्ज इसलिए नहीं था क्योंकि उसमें मैटर नहीं था, और कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर में अंदर में चार्ज इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो कंडक्टिंग है और सारा चार्ज रिपेल होकर के सरफेस पर आ गया। बस दो डिफरेंट काउज है चार्ज को इनसाइड में नहीं प्रेजेंट होने का, मगर कारण कुछ भी हो, लेकिन दोनों में तो एक स्थिति जरूर पैदा हो रही है कि अंदर में चार्ज नहीं है, काउज जो भी हो। लेकिन ये तो क्लियर हो रहा है कि पर्सन ए और पर्सन बी के पैकेट में पैसा नहीं है। हो सकता है पैसा नहीं रहने का दो कारण हो सकता हो, लेकिन पैसा तो नहीं है, ये तो कंफर्म हो गया ना। तो उसी तरह से ये कंफर्म हो गया। जब कंफर्म हो गया कि अंदर में नहीं चार्ज है तो अंदर में फील्ड नहीं होगा, क्योंकि बिना चार्ज का फील्ड नहीं होता है। और जब फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, क्योंकि जहां फील्ड होता है जीरो वहां पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, मैंने बता रखा है। और फिर फॉर्मूला वही बनेगा जो हॉलो स्फीयर के चलते आपके सामने हम अभी पुट किया था, और ग्राफ भी वही रहेगा जो हॉलो स्फीयर के चलते था, यानी कोई डिफरेंस नहीं है। अगर हॉलो स्फीयर पिछले वाला केस सब आपको याद है तो ये भी याद है, बिल्कुल एक लाइन डिफरेंस नहीं है। बस इतना ही समझना है कि ये हॉलो स्फीयर के जैसा बिहेवियर दिखाएगा, क्योंकि इसके अंदर चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज न रहने का कारण बस थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर चार्ज सब रिपेल होकर के, कहाँ कंडक्शन होकर के सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल आइडेंटिकल है हॉलो स्फीयर के जैसा, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। ओके बच्चों, थैंक यू। तो ये तो अब क्लियर हो गया आपको। ये देखिए, एक एग्जांपल कर लेते हैं, बाकी तो और नॉमिकल हम लोग क्यूज सेशन में देखेंगे, यहाँ पर समझने के लिए, थोड़ा कॉन्सेप्ट होने के लिए, कि ये एक हॉलो स्फीयर है, इसकी रेडियस है आपको a, और दूसरा का जो बाहर में है इसकी रेडियस है b। पॉइंट्स तीन जगह है, P1, P2 और P3। ये तीनों पॉइंट पर पोटेंशियल आपको निकालना है, मैंने यही सवाल दिया है। तो पहले P1 पर निकालिए। एट P1 क्या हुआ, छोटे वाले स्फीयर के अंदर में पॉइंट है, और बड़े वाले स्फीयर के भी पॉइंट, ये P1 क्या है, अंदर में है। तो अंदर में पोटेंशियल कितना होता है, जो सरफेस पर होता है। तो ये इस छोटे वाले चार्ज के चलते, मतलब इस चार्ज के चलते, यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा एट P1 पर V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इसका रेडियस a लिख देंगे, क्योंकि इसके अंदर में कहीं भी पॉइंट हो, यहाँ यहाँ यहाँ, तो KQ/A ही होगा, क्योंकि इसका रेडियस ये है। अब इस चार्ज के चलते, ये चार्ज के लिए भी ये पॉइंट अंदर हो गया, तब क्या लिखेंगे, प्लस
1/4πε0, ठीक है। और इसमें चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू। अब बटा इनकी रेडियस कितनी कहलाएगी, बी। एक बार फिर से समझिए, ये जो पॉइंट्स है छोटे वाले के लिए भी अंदर में, बड़े वाले के लिए भी अंदर में। छोटे के चलते के क्यू बटा ए, बड़े के चलते के कैपिटल क्यू बटा बी। क्लियर हो गया। एट P2 पॉइंट है तो छोटे के लिए बाहर और बड़े के लिए अंदर। तो बाहर में जब रहता है तो डिस्टेंस लिखाता है, तो बाहर में कितना दूर पर है, R2, तो इसमें रेडियस ए नहीं लिखाएगा, बाहर में डिस्टेंस। तो यानी हो गया V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन कितना हो जाएगा, Q अपॉन हो जाएगा आपको R2 प्लस 1/4πε0 कैपिटल क्यू अपॉन, लेकिन कैपिटल क्यू यानी बड़े वाले स्फीयर। बड़े वाले स्फीयर के लिए ये पॉइंट जो है वो अंदर में हुआ, तो बड़े लेके जब अंदर में होगा तो अंदर में कहीं भी पोटेंशियल सरफेस के बराबर होता है, और बड़ा वाला का रेडियस कितना है, बी। इसलिए यहाँ पूछिए, यहाँ पूछिए, यहाँ पूछिए, यहाँ पूछिए, यहाँ पूछिए, कहीं भी पूछिए तो के क्यू बटा बी, तो ये पॉइंट पी का निकल गया। अब एट पॉइंट एट P3 में क्या हो गया, इस स्फीयर के लिए भी बाहर हो गया और बड़े वाले के लिए भी बाहर हो गया, तो किसी में रेडियस नहीं लिखाएगा, सब में डिस्टेंस लिखाएगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस छोटे वाले के लिए R3 है ना, और बड़े वाले के लिए भी R3, तो ये हो गया 1/4πε0 Q अपॉन R3, 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन R3। ये तो इस तरह से आप कितना भी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर रहे, तो 2 लिया, आप 3 लेके बना सकते हो, आप 4 लेके बना सकते हो, तो बहुत बड़ा बात नहीं है। इसे एग्जामिनेशन में 2 से ज़्यादा का नहीं पूछता है, लेकिन मतलब कहते हैं कि अगर रहे भी तो कोई बड़ा बात नहीं है। बस ध्यान इसी बात का देना कि कौन जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर पूछा है वो पॉइंट किस स्फीयर के लिए अंदर है और किस स्फीयर के लिए बाहर है। अंदर है तो रेडियस का इस्तेमाल करेंगे, बाहर है तो डिस्टेंस का इस्तेमाल करेंगे। बस बाकी सभी जितने स्फीयर हैं इसके चलते निकाला, इसके चलते निकाला, सिंपल जोड़ दिया। जैसे मैंने यहाँ जोड़ दिया क्योंकि ये स्केलर है, वेक्टर को आसानी से जोड़ा जाता है, और यहाँ जोड़ दिया। तो ये इस तरह के सवाल आप आराम से बना सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है। और तो हम क्विज सेशन में सवाल कराएंगे ही यहाँ। थैंक यू। तो और अब पिछले लेक्चर का जो मैं लास्ट में सवाल दिया करता हूँ उसका जवाब, तो उसका आंसर डी नन होगा, क्योंकि मैं बोला था नन कंडक्टिंग स्फीयर। अगले लेक्चर में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैं दिखाऊंगा। बस आपको इतना ही से जवाब दे देना था कि नन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के अंदर में फील्ड 0 नहीं होता है। जब 0 नहीं फील्ड होगा तो पोटेंशियल तो कांस्टेंट होगा नहीं। इसका मतलब उसका पोटेंशियल क्या होगा, वेरिएबल होगा, है ना। उसका पोटेंशियल क्या होगा, वेरिएबल होगा, और वेरिएबल इसमें नहीं था, इसलिए हमने नन कर दिया। तो इसका आंसर नन हो गया। और अब आज का सवाल है, ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग रेडियस a एंड चार्ज q, देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इनसाइड इट इज। आज ही हम बताए हैं इस कॉन्सेप्ट को, आप बना देंगे। बस हम छोटी छोटी सब कॉन्सेप्ट पर ऐसे ही पूछ लेते हैं सवाल, इसमें बड़ी सवाल हम नहीं पूछते हैं, ताकि आप अगर सब्जेक्ट ये हमारे टॉपिक्स को ठीक से समझते हैं कि नहीं, उसी का ये रिजल्ट है। इसलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करें। और बच्चों, कंटिन्यूटी अगर आप करेंगे, कंटिन्यूटी आप दिमाग में रखेंगे कि हर दिन हमको एक सवाल का जवाब देना है, तो आपको पता है कि कंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस पॉइंट से लाइन बनता है। कंटिन्यूअस चार्ज के फ्लो होने से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है फिजिक्स के भाषा में, और कंटिन्यूअस एटम के अरेंजमेंट से मैटर बनता है केमिस्ट्री की भाषा में, और कंटिन्यूअस पॉइंट से लाइन बनता है मैथ की भाषा में। मैं तो बताएं, तो मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, भाषा, मैथ तीनों की भाषा की बात बोली। हर जगह कंटिन्यूटी की आवश्यकता है। यहाँ भी आप कंटिन्यूअस बनाए रखें और अपनी
निरंतरता को टूटने ना दें। कंटिन्यू रह करके ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो कंटिन्यूटी बहुत आवश्यक है, इसलिए हर दिन हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब देने का प्रयास करें। थैंक यू।